नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बलवीर गिरी नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे। वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं। निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने यह अहम फैसला ले लिया। पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया है। बलवीर गिरी को गद्दी सौंपने की बात पर सहमति बन गई है। उत्तराधिकारी को लेकर 9 दिनों से लगातार सस्पेंस बना हुआ था, जो कि समाप्त हो चुका है। 5 अक्टूबर को बलवीर गिरी का पटाभिषेक होने वाला है। पटाभिषेक में कई संत महंत शामिल होंगे। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद का जो है उत्तराधिकारी वो बलवीर गिरी को घोषित कर दिया गया है। बलवीर गिरी नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे। पंच परमेश्वरों ने इस बात की घोषणा करी है। हालांकि अनौपचारिक बैठक में इस बात की घोषणा भी हुई है। 5 अक्टूबर वो तारीख होगी जब पटाभिषेक किया जाएगा। वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी ही उत्तराधिकारी होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता आनंद राज जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं कादम्बरी मठ जिसे कहा जाता है, और आपको दिखा दिए विजुअल में जो गोला सा मठ टाइप का दिख रहा है, एक खाली कुर्सी दिख रही है। इस कुर्सी को अब जो दूसरा उत्तराधिकारी है इसी कुर्सी पर अब बैठेंगे, और इस कुर्सी का जो उत्तराधिकारी इस पर बैठेंगे जिसका नाम बलवीर गिरी के रूप में जाना जा रहा है। अब बलवीर गिरी दूसरे उत्तराधिकारी होंगे। जो ये खाली कुर्सी है उस पर बैठेंगे। और आपको बता दें ये पूरा पंच परमेश्वर की जो बैठक हुई है उस बैठक में आज तय हुआ है जो उत्तराधिकारी लोग बलवीर गिरी को ही तय किया गया। आपको बता दें बलवीर गिरी का जिक्र महंत जी ने कुछ सुसाइड नोट में किया था, जिसपे बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की बात की थी। हालांकि इस लेटर की अभी जांच चल रही है, लेकिन आज की बैठक में तय हो गया है कि बलवीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। वैसे भी इस बात को लेकर उनका पट्टाभिषेक जो है 5 अक्टूबर को कराया जाना है, उसके लेकर की तैयारी है। अब कुल जो कयास लगाया जा रहा था उत्तराधिकारी को लेकर, वो कयासों का बाजार खत्म हो गया है। अब उत्तराधिकारी के रूप में हम आनंद, अभी जो तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, जो कैमरे के माध्यम से हम इस समय देख पा रहे हैं, आनंद, यहाँ पर मौजूदा वक्त में सुरक्षा कर्मी भी बैठे हुए हैं, पुलिस वाले तैनात हैं गद्दी के आसपास, तो क्या पूरे आश्रम का ही दृश्य भी इसी तरीके का है? जी हाँ, देखिए जब से महंत जी की हत्या हुई है या आत्महत्या की दोषी सीबीआई और एसआईटी की टीम सुलझा रही है, तब से पूरा जो कादम्बरी मठ है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर एक पुलिस टुकड़ी हमेशा यहाँ पर तैनात रहती है। जिस एक द्वार बनाया गया जहाँ पर महंत जी बैठते थे उसमें पुलिस तैनात रहती है, गेट पे तैनात रहती है, प्लस जितनी भी सुरक्षा वाली जगह सारी जगह से तैनात। और हर चंद मिनट पर सीबीआई की टीम आकर उस कमरे की जांच करती है जहाँ पर महंत जी ने आत्महत्या किया था। आपको बता दें सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी ये छावनी में तब्दील है। जब तक हत्या और आत्महत्या की दुष्टि सुलझ नहीं जाती तब तक ये पूरा मठ पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। आपको बता दें जो आप दृश्य में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कुर्सी नजर आ रही है, इसी पर महंत नरेंद्र गिरी बैठा करते थे और यहीं से सबसे आने जाने वाले से मिला करते थे। तो अब उनके न रहने पर ये कुर्सी खाली है। हालांकि 5 अक्टूबर के बाद ये साफ हो गया है कि इस कुर्सी का उत्तराधिकारी कौन है, कौन बैठेगा, ये साफ हो गई है। अब इनका पट्टाभिषेक के बाद यहाँ पर फिर से संभवतः बलवीर गिरी कुर्सी पे विराजमान हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आनंद यहाँ पर ये है कि अभी सीबीआई जांच चल रही है। ऐसे में पंच परमेश्वरों ने अनौपचारिक बैठक करके इस बात की घोषणा कर दी है कि बलवीर गिरी को ही हम उत्तराधिकारी स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या जांच चलते हुए किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी घोषित हो जाना और गद्दी पर विराजमान हो जाना या उसका पटाभिषेक हो जाना, ये संभव है क्या? ये देखिए पूजा जी, एक बात बता दें, जो महंत थे इनकी जो भी प्रक्रियाएं होती है महंत के बयान के आधार पे होता था। तो सुसाइड नोट में ये साफ लिखा था कि हमारा उत्तराधिकारी बलवीर गिरी होगा। तो इस आधार पे जो अखाड़ा के 13 अखाड़े के लोग हैं उन्होंने एक मीटिंग की है और मीटिंग में ये तय कर रहे हैं कि बलवीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। हालांकि पंच अखाड़े के लोग हैं, सारे लोग, इन्होंने ये तय भी कर लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कोई साधु ने अभी इस पर बाइट देकर नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक बाइट आई है। लेकिन वहां से एक हवा सी चली और वो बात चलकर प्रयागराज भी आ गई। ये हरिद्वार में बैठक हुई है, हरिद्वार में तय हुआ है, लेकिन प्रयागराज में इसकी सुबुकाहट
उत्तराधिकारी को लेकर पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब मठ में भी इस बात की चर्चा पूरी तरीके से आम हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त ये, और आनंद ने एक एक्सक्लूसिव जानकारी लास्ट में बात के दौरान दी है कि हरिद्वार में ये मीटिंग हुई है जहां पर पंच परमेश्वरों ने अनौपचारिक तौर पर इस बात का निर्णय लिया, और हवा हरिद्वार की है जिसका असर, जिसका प्रभाव प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, अखाड़ा परिसर में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंच परमेश्वरों ने इस बात की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं करी है। सीबीआई की जांच भी चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 5 अक्टूबर को जो ये तमाम कयास है उन पर विराम लग जाएगा। बलवीर गिरी या फिर जो भी उत्तराधिकारी होगा, 5 अक्टूबर को उनका पटाभिषेक होने वाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो जीआईसी में आयोजित बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं। बाराबंकी में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे, और सदर, रामनगर और कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में 148.85 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। तो वहीं कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोपहर को करीबन 2 बजे सीतापुर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इस खबर पर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। चमन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, बाराबंकी से। चमन, क्या कुछ अपडेट है? चमन, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो अपडेट दीजिए, क्या कुछ अपडेट है? चलिए, बहुत शुक्रिया चमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि चमन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों से साफ तौर पर ये जाहिर हो पा रहा है कि कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो पूरी पुख्ता हो चुकी हैं, और तमाम लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटने के साथ साथ और भी जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ में लोक भवन में मिशन शक्ति फेज 3 में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत 75,000 महिलाओं का कौशल क्षमता विकास एवं जागरूकता अभियान का आरंभ हुआ है। महिला उद्यमिता हेल्पलाइन वेबसाइट की लॉन्चिंग और डाक विभाग के सहयोग से सभी 75 जनपदों के ओडीओपी उत्पाद पर आधारित विशेष कवर और विशेष विरूपण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सीतापुर दौरा भी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 451.66 करोड़ की सौगात देने वाले और पेयजल योजनाओं के 150 कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। लखनऊ में हुई सीएम योगी की टीम 9 की बैठक में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही लाभार्थी किसानों के आधार पर सत्यापन आदि से जुड़ी समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाने को लेकर के भी निर्देशित किया गया है। यूपी में अब युवाओं के लिए टेलीकॉम के साथ मीडिया और इंटरनेट और सस्ते के रास्ते भी योगी सरकार खोलेगी। शहरी आजीविका मिशन शहरी अब युवाओं को नई तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए टेलीकॉम और मीडिया और इंटरनेट जैसी सेवाओं के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय ने इस संबंध में संस्थानों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। आपको बता दें कि प्रदेश के 130 शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। मिशन निदेशालय अब नई तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण भी युवाओं को दिलाने जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कन्नौज के दौरे पर हैं। दोपहर करीबन 2 बजे वो सराय प्रयाग स्थित कप्तान सिंह डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण होगा, जिसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। करीबन 3 बजे वो पत्रकार वार्ता करने के साथ ही शाम को 5 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक करी। पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया कि प्रियंका ने
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पार्टी विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ स्थित उनके आवास पर कॉल हाउस में बैठक करी है। इस बैठक में प्रियंका ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां और चुनाव के मद्देनजर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों के सिलसिले में विस्तार से चर्चा की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया भविष्य में पार्टी राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों पर रैली करेगी और बैठक में इस सिलसिले में भी विस्तार से चर्चा की गई है। विकासशील इंसान पार्टी अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां कर रही है। पार्टी में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का दावा करते हुए 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही चुनाव से पहले यूपी के 12 जिलों में सभा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल में पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बिना आरक्षण के 165 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी यूपी के कई जनपदों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड केस में सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कर रही है। सीबीआई ने बाघंबरी गद्दी मठ के चौथे दिन भी नरेंद्र गिरी के करीबी सेवादारों से कई घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सभी से 7 अहम सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान सेवादारों ने बताया मौत से 1 सप्ताह पहले ही महंत नरेंद्र गिरी चिड़चिड़े हो गए थे। सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने सुसाइड से पहले महंत की मनोदशा, उनके व्यवहार, हाव भाव से संबंधित कई सवाल सेवादारों से किए हैं। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के सहारे सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत से पहले मानसिक स्थिति कैसी थी। सीबीआई की ये एक्सरसाइज एक तरह से दिमाग का पोस्टमार्टम करने जैसी है। सीबीआई की टीम ने सेवादारों से नरेंद्र गिरी के पहनावे, बोलचाल, व्यवहार के बारे में सवाल किए। उनके खान पान के तरीके में किसी प्रकार का अगर कोई बदलाव आया हो तो उसे नोट किया गया है। मई में गुरु से विवाद होने के बाद श्यामपुर के कांगड़े स्थित आनंद गिरी के आश्रम को हरिद्वार उनके विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया। इसके बाद आनंद गिरी को हरिद्वार के एक आश्रम के परमाध्यक्ष ने शरण दी थी। ऐसे में जल्द ही सीबीआई इस संत से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई आनंद को रिमांड पर लेकर जल्द ही हरिद्वार पहुंचेगी, जहां कई लोगों से पूछताछ भी किया जाएगा। आपको बता दें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को 7 दिनों की रिमांड पर लिया हुआ है। रिमांड 4 अक्टूबर तक चलने वाली है। ऐसे में नया मामला सामने आया है। महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच में हुए विवाद के बाद श्यामपुर कांगड़ी गांव में बन रहा आनंद गिरी का आश्रम 13 मई को एचआरडी ने सील कर दिया था। प्रदेश में 75 में से 31 जिले अब कोरोना के एक्टिव केसेस नहीं है। बीते 24 घंटे में 1,74,000 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग के बाद 18 नए संक्रमित मिले, जबकि 14 लोगों में संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ भी वो घर लौटे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 1,74,632 सैंपलों की टेस्टिंग में 63 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया। इस दौरान मात्र 18 नए संक्रमित मिले हैं। इस अवधि में 14 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 177 रह गई है, जबकि 16,86,726 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 7,81,42,992 सैंपल्स की कोविड जांच हो चुकी है। मंत्री माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह चौहान जी, माननीय सांसद बाराबंकी श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के इस क्षेत्र के अध्यक्ष श्री शेषनारायण मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष श्री शशांक कुसमेश जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री शरद अवस्थी जी, साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, सतीश चंद्र शर्मा जी, बैजनाथ रावत जी, राम नरेश रावत।
चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के बलवा कस्बे में डायरिया के प्रकोप से कोहराम मचा हुआ है। डायरिया से लगभग 60 लोग बीमार हो गए। 38 मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य मरीज प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम राजेश कुमार, सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी सहित बड़ी संख्या में आला अधिकारी मुबारकपुर रवाना होकर बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं। जिले के सीएमओ ने मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी बीमारों का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बीमारी के कारण जानने की कोशिश को भी लगातार खंगाला जा रहा है। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक महिला ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर और उसके एक साथी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के एक शहीद फौजी का शव उसकी मौत के ठीक 16 साल के बाद उत्तराखंड में बर्फ के नीचे दबा मिला। 2005 में 4 जवान गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी संतो पंथ पर तिरंगा फहराकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वो सैकड़ों फीट नीचे खाई में जा गिरे, जिसमें एक का शव नहीं मिल पाया था। बरेली में शिक्षा व्यवस्था पर बरसात का पानी असर डाल रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरों में बने सरकारी स्कूल भी बरसाती पानी से जलमग्न हो चुके हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गए 3 बच्चे पानी में तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बच्चों के शव को रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला है। औरैया के अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष पेश आया, जिसमें 7 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बरेली में स्मैक तस्कर पुलिस और बीडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर इस्लाम की कोठी पर बीडीए का बुलडोजर चला। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि स्मैक तस्करी के काम से तस्कर इस्लाम ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी की थी। हरदोई में एक सफाई कर्मी की 1.5 फीट नाले में डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़ों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर के जिला मुख्यालय पर स्थित पंचायत सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुफ्त स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। मजवा के विधायक सुश्री स्मिता मौर्य ने स्मार्टफोन का वितरण किया, जिसे पाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा उन्हें अब काम करने में सुविधा होगी। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना इलाके में पति पत्नी के झगड़े के चलते 10 महीने की बच्ची नहर में गिर गई, जिसके बाद पत्नी ने पति पर बच्चे को नहर में फेंकने का आरोप लगा दिया। बहराइच में क्रेन की चेन टूटने से सरिया की खेप नीचे गिर गई, जिसमें दबकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। 5 मजदूर गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर के धरियाव थाना क्षेत्र में नगर के नहर के रोड किनारे प्रेमियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तफ्तीश शुरू कर दी। इटावा की अंसारी कॉलोनी में मरम्मत का काम खंबे पर चढ़े संविदा कर्मियों की करंट लगने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली में इन दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में खूब वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बरेली के सिविल लाइन्स में पुलिस ने चालान करने पर समुदाय विशेष के लोगों ने सिपाही को बुरी तरीके से पीटा है, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन इस पोस्ट का पुलिस ने इसको फर्जी बताया है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुंवरपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र में महालक्ष्मी के पर्व पर तालाब में नहाने गई लड़की डूब गई, जिसके बाद उसे पानी से निकालते हुए आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगरा के पिथौरा थाना क्षेत्र में घर की छत पर रखे उपलों को उठाने गई 28 साल की महिला को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद बेहोशी की हालत में बाईगीर तंत्र मंत्र के साथ बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं आज राज्य की सभी 17 विधानसभाओं में वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे से इस मीटिंग के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।